महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ भवानी लोकसभा से श्रुति चौधरी का कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार होना लगभग तय है। किरण चौधरी ने बताया कि श्रुति चौधरी जब पिछली बार सांसद थी तब उसने बहुत जबरदस्त काम किया। सबसे बड़ा जो काम आप लोगों के लिए हुआ, जिसकी आने वाले समय में लोगों को इस बात की समझ आएगी कि वह आपके क्षेत्र को एनसीआर में शामिल करवाना। एनसीआर के अंदर जोड़ने का मतलब है कि आप दिल्ली का एक स्टीक अंग हो गए हैं। तो इस चुनाव में महेंद्रगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में आपके विशेष क्या प्राथमिकता रहेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, श्रुति ने हमेशा, जब पिछली बार एमपी थी, उसने बहुत जबरदस्त काम करा इस इलाके के लिए। सबसे बड़ा जो काम आपके लिए हुआ है और जो शायद आने वाले समय में लोगों को इस बात की समझ आएगी, वो ये था कि आपको एनसीआर के अंदर जुड़वाया। एनसीआर के अंदर जुड़ने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण मतलब है कि आप दिल्ली का एक सटीक अंग हो गए। आपकी जमीनें हो, चाहे आपका कोई काम हो, कोई भी है, वो एनसीआर के तहत आता है। हाईवेज हैं, ये जो आपकी जो सड़कें बड़ी बड़ी बन रही हैं, ये सब एनसीआर का पैसा आ रहा है। दिस इज ऑल एनसीआर मनी। सरकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगा। एनसीआर का अलग से एक फंड होता है, 1 लाख करोड़ रुपया, जिसका वो निवेश जो है एनसीआर के एरियाज के अंदर खाली करा जाता है। और जो इलाके एनसीआर में होते हैं, मीटिंग होती है, उसके अंदर सांसद, उसके एक प्रतिनिधि होते हैं इस इलाके के, मुख्यमंत्री उस प्रदेश के होते हैं, और केंद्र का जो मंत्री होता है उसका जो है वो होते हैं। तो ये 3 प्रतिनिधि होते हैं और मेन काम होता है प्रतिनिधि का जो इस इलाके से आता है, जिसका इलाका एनसीआर। तो उसके अंदर एनसीआर के अंदर प्राथमिकताएं जो है ना, प्राथमिकताएं तय करी जाती हैं हर 5 साल के लिए। 5 साल 10 साल के लिए प्राथमिकताएं तय करी जाती हैं कि इस 10 साल के अंदर यहाँ पे ये होगा, इस 10 साल में यहाँ ये होगा, इस 10 साल में यहाँ ये होगा। तो ये अगर आपका जो नुमाइंदा वो पढ़ा लिखा और क्या कहते कर्मठ और क्या कहते काम करने वाला बुद्धिजीवी हो, तो वो ये काम करवा सकता है, अपने इलाके के लिए पैसे वो ला सकता है। हमारा इस इलाके का दुर्भाग्य ये रहा कि श्रुति ने एनसीआर में तो डलवा दिया। उसके बाद श्रुति चुनाव पिछली बार जो है आपने देखा, मोदी वेव के ऊपर जो है मोदी के नाम से वोट लेके तो चले गए, जीत के आ गए। लेकिन जब ये एनसीआर का जो ये प्राथमिकताएं जब सेटल होने लगी, तो हमारी प्राथमिकता एनसीआर की 2022 के अंदर डलवा दी है। अब आप ये बताओ कितना भारी नुकसान हमारे इलाके। और ये मैं नहीं कह रही, ये जो है ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। इसी तरह से श्रुति ने जो है अपने कार्यकाल में सीवर और पानी का काम नाबार्ड से पैसा लेकर आई थी, 4 हलकों के अंदर उसने करवाया। आपका जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनवाया, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया ना यहाँ पूरा का पूरा। ये था कि पैसा जो था वो नाबार्ड से, केंद्र सरकार से श्रुति लेकर आई थी और सौभाग्य से मंत्री मैं थी, तो दोनों मिलकर फटाफट काम जो है मैंने करवा दिया। लेकिन अगर पैसा श्रुति चौधरी नहीं लेकर आती तो वो काम नहीं होना, समझ रहे हैं आप? तो ये सारा का सारा काम आज आप देख रहे हो नांगल चौधरी के अंदर, जहां से लोग पलायन करने शुरू हो गए थे, आज वहां पर 18 IBS बनाकर, मतलब कितना ऊंचा फीट जो है वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चौधरी बंसीलाल जी लेकर आए थे, और श्रुति चौधरी ने लिफ्ट पीने की पानी के लिए करवा के दिया। आज जो है RO के पानी से भैंसें तक नहाती हैं नांगल चौधरी। ये उस जगह करवाया श्रुति चौधरी ने जहां पर पीने के लिए एक बूंद नहीं थी पानी। नारनौल में करवाया सारा का सारा। नारनौल से पानी ले जाके, मतलब 500 किलोमीटर की तो पाइपलाइन पड़ी है, 250-250 करोड़ रुपए एक गांव के अंदर, इतना ऐसा काम करवाया। फिर एनसीआर का तो बता दिया,
फिर वहाँ पे कॉलेज करवाया, महिलाओं का कॉलेज करवाया, तहसील बनवाई, सारा कुछ। यहाँ पे तो आपके एमएलए साहब थे तो उन्होंने भी काम करा। ये जो है यहाँ पे पाली की यूनिवर्सिटी बनवाई, ये सारा कुछ उन्हीं के टाइम, श्रुति के टाइम ही तो हुआ है सारा कुछ। तो ये सारा यहाँ हर्बल पार्क कितना बढ़िया जो आपका है, ये हर्बल पार्क बनवाया था, मैं आई थी यहाँ पे, खुद उद्घाटन करने आई थी। तो सारे के सारे जो एमपी के काम होते हैं श्रुति ने उसमें तो कसर छोड़ी थी। अब जो एमएलए के काम है वो अलग होते हैं, एमपी के काम अलग होते हैं। अपने इलाके की आवाज जहाँ तक उठानी थी विधान पार्लियामेंट में, उसने उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोटपुतली से भिवानी तक 4 लेन सड़क जो है ये एनसीआर के कारण बनी, ये श्रुति ने बनवाई। उस समय से ये इसकी वो रजामंदी हुई है। और हम चाहे, अब सरकार चाहे ना चाहे, पैसे दे या ना दे, एनसीआर के जरिए ये पैसा आता रहेगा। अरावली की जमीन है जो मैंने उठाया मुद्दा जोर शोर से, विपक्ष की तरफ, विपक्षी नेता तो मैं नहीं वो करती हूँ। मैं अरावली की जमीनें जो पीएलपीए एक्ट है, जो 1900 का एक्ट बना हुआ है, इंदिरा गांधी ने उसको कायम रखा था इसलिए कि ये जो हमारी अरावली रेंज है, ये रेंज सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की। आपके चादर से कभी नहीं हटेगा, आपके दामन से आने वाली जो पीढ़ियां हैं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आपने ये जो कर रहे हो कि ये जो आप चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो आप खोल रहे हो, कितना हेक्टेयर जमीन है, 40,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा, ये जो आप खोल रहे हो मत खोलो। तो मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही थी, हमें मालूम है, आप हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है। ये तो अच्छा हुआ, अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमने इतना विरोध करा अखबारों के अंदर आया, अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और क्या कहते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया और फटकार लगाई है। तो ये तो बेच गए थे। यहाँ पे माइनिंग जो हो रही है आप देख रहे हो, सारी माइनिंग बंद करी हुई है, खुलेआम धड़ाके से होती है माइनिंग, होती है। और उनके सरगना कौन है? सारे इनके मंत्री सारे के सारे उसके अंदर लिपटे हुए हैं। कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की मैं बोलती हूँ, सच्चाई है। तो ये काम जो है हो रहे हैं, धड़ाले से हो रहे हैं, जुमलों के अलावा, झूठ के अलावा, लूट के अलावा और कुछ बीजेपी ने नहीं दिया। जैसे इस बार का चुनाव है, ये पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इस पर आप क्या कहते हैं? जब कोई मुद्दा नहीं रहता ना, मुद्दाहीन हो जाते हैं, तब इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है, जो फौज के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। देखो हमारे को अपनी फौज पे गर्व है और मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहती हूँ, मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है आत्मा सिंह मेरे पिताजी का नाम। 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी हैं। एक कमांड करी है उन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक कमांड करी है, 2 लड़ाइयाँ कमांड करी हैं अपने बटालियन से, 17 कमाओ और दूसरी कमाओ रेजिमेंट। कमाओ रेजिमेंट में आप जानते हो सारे हीरवाल के लोग, वो मेरे फादर कमाओ रेजिमेंट के, उन्होंने कमांड करी और गोलियां खाई, हाथ पे पेट पे गोलियां लगी। तो भाई मैं भी एक फौजी परिवार की लड़की हूँ, मेरे को, मैं कहती हूँ अच्छा होता अगर फौजियों के प्रति संवेदना जो है सच्चे दिल से उनके परिवारों के प्रति सारे साल भर करते। ये खाली जब शहीदों की जब वो आ जाती हैं तब आके शक्ल दिखा देते हैं राजनेता और फिर उसके बाद हो जाते हैं गुल। तो ये फौजी के ऊपर राजनीति, हमारे को गर्व है अपनी फौज पे और हम अपनी फौज के साथ हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी हमला करेंगे उसके साथ हम, पूरी कांग्रेस पार्टी है और रहेगी, अपने फौज के साथ हम हैं। लेकिन हम फौज के ऊपर और हमारे जो वीर लोग हैं जिन्होंने अपनी मतलब अपनी जीवन गंवा दिया, जो हमारे शहीद हैं, उनकी शहीदों की अर्थियों के ऊपर हम राजनीति नहीं करते। हम फौज परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे परिवारों ने शहादत दी, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। मैडम जैसे कि प्रधानमंत्री ने मैं भी चौकीदार एक मुहिम चलाई, तो इसको लेके क्या कह दिया ना, मैं भी, भाई इसने यूँ सोचा था वो चौकीदार वाला, ये मैं भी यूँ चला दूंगा तो बात हो जाएगी ये, पर इस बार ये उल्टी पलट गई। वो पहले चाय वाला की बात शुरू करी थी ना पिछली बार, तो ये जो है मुद्दे जब नहीं होते तब ऐसे ही चलाएंगे
और अब जो कह रहे हैं मैं भी हूँ, देख लो भाई उनमें से कौन क्या कर रहा है भाई। चौकीदार के यहाँ से डिफेंस देखो, मैं भी चौकीदार हूँ, वो चौकीदार के वहां से राफेल की फाइल ही चोरी हो जाती है भाई, बताओ। देश में जो हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस में गुटबाजी हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमेशा हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है, तुम्हारे को बीजेपी को गुटबाजी नहीं दिखती? ये बताओ, बीजेपी में जितनी गुटबाजी है कहीं है ही नहीं। तुम्हें मालूम है अहीरवाल में कितनी गुटबाजी है या नहीं है? कोई अहीरवाल का नेता नाम मैं नहीं लूंगी, सारे आपस के अंदर बटे हुए हैं, जो सारे के सारे इन्हीं का जो एक एमपी है, आज तक हिम्मत नहीं हुई, वो एमपी ने न्यारी जो है पार्टी बना ली, समझ गए, कि उसको पार्टी से बाहर निकाल दें। सच्चाई है ये। और क्या कहते 18 एमएलए जो है खड़े होके खट्टर के खिलाफ क्या कहते खुलेआम जो है घेरते हैं विधानसभा के अंदर। ये गुटबाजी नहीं है तो और क्या है, बताओ मुझे। तो भाई उनकी तरफ देखिए करो, सत्ता पक्ष वो है, हम तो विपक्ष हैं। पार्लियामेंट के अंदर पहली बार ये हुआ कि पूरा का पूरा एक्ट जो है उसको अमेंड करा गया और पाला भी प्राकृतिक आपदाओं के अंदर डाला गया, और उसके बाद 36 करोड़ रुपया हमारे ये जो 4 हल्के हैं उनके अंदर बटा था, 36 करोड़। सबसे बड़ा घोटाला जो है गरीब आदमी की जेब काट के जो इन्होंने इसने मोदी ने करा वो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सच्चाई है कि ना चाहते हुए भी उनके जबरदस्ती उनकी जेब काटी जाती है, और मुआवजे के नाम पे जब जाते हैं, जब मुआवजा मिलता नहीं। और सबसे दुर्भाग्य, उससे भी बढ़ के जो दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पाला श्रुति ने डलवाया था, क्योंकि ये पूंजीपतियों की कंपनियां हैं और इनको सूट नहीं करता, ये तो चाहते हैं कि भाई पैसा ले लो, खींच लो, देने के टाइम इनको देने की जरूरत नहीं है। तो पाले को आपदा में जो इतनी मेहनत करके श्रुति ने डलवाया था, उसको पाला को आपदा से फिर निकाल दिया गया। अब दोबारा अब आपदा के अंदर पाला नहीं आता है। अब आप बताओ कितना नुकसान हुआ किसान भाई को, हुआ नहीं हुआ? तो ये तो सरकार जो बनी है केंद्र के अंदर मोदी जी की, इन्होंने केवल अपने हिंदुस्तान को एक प्रयोगशाला बनाया भाई। नोटबंदी करी, ये देखने के लिए देखते हैं भाई, थोड़ी सी छुट्टी काटो कितनी जोर से हाहाकार होती है। उस समय तो सब राजी हो रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन वो जो मोदी जी ने करा उसके सामने नतीजे आ गए ना सबके। अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो गई, खत्म कर दी। जीएसटी ऐसे लागू करा भागा दौड़ी के अंदर कि व्यापारी भाई जो है वो मार गिरा बिल्कुल पूरी तरह से। महंगाई इतनी कर दी, डीजल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, और तब महंगा करा जब उसके ऊपर इतना पैसा कमा रहे हैं, मुनाफा कमाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डीजल पेट्रोल की कीमतें गिरी हुई हैं, तो वो टैक्स कम करने के बजाय आपका टैक्स बराबर और बढ़ा दिया ताकि तुम्हारी जेब काट दे। जनता की जेब काटो, अपने भरो। ये इतने बड़े बड़े जो इश्तिहार आते हैं और ये जो बड़ी बड़ी ये जो देते हैं, ये कहाँ से आता है? दिस इज ऑल दिस मनी कमिंग। और फिर भ्रष्टाचार की बात कही थी, जीरो टॉलरेंस, आप सबने देख लिया है। जो भ्रष्टाचार पहले जो होता था उससे मेरे ख्याल में 10 गुना और बढ़ गया।